स्काई वेव प्रोपोगेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास जो इन्वायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स मौजूद हैं उन्हीं का यूज़ करके, उन्हीं का इस्तेमाल करके हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर और वेरी लॉन्ग डिस्टेंस हम ट्रांसमिशन पॉसिबल करा पाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ठीक है, तो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, वेव प्रोपोगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज अभी तक जो भी हम लोगों ने एंटीना के रेडिएशन मैकेनिज्म को पढ़ा, तो अगर मान लीजिए हम कोई एंटीना बनाते भी हैं तो वो एंटीना जो है वो वेव्स को रेडिएट करेगा, वेव्स को रेडिएट करेगा, तो वेव जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कम्युनिकेट हो सके, इसके लिए हमें वेव प्रोपोगेशन मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन होता है, स्पेस वेव प्रोपोगेशन होता है, लेकिन उसमें लिमिट ये होती है कि ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में हमें मीडियम को, ग्राउंड को हमें एज अ मीडियम यूज़ करना पड़ता है। जब हम ग्राउंड को एज अ मीडियम यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि ग्राउंड बहुत ही लॉसी मटेरियल है। ठीक है, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन लॉस है वो बहुत ज़्यादा होती है। हमें ट्रांसमीटर, बहुत ही हैवी ट्रांसमीटर चाहिए होता है ताकि हम वेव्स को प्रोपोगेट कर पाएँ। वहीं स्पेस वेव प्रोपोगेशन में हमने ये बताया कि स्पेस वेव प्रोपोगेशन में हमें लाइन ऑफ साइट की ज़रूरत पड़ती है। मींस जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है और जो रिसीविंग एंटीना है, दोनों में ही लिंक जो है वो साफ साफ एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू बनना चाहिए। ठीक है ना, बीच में कोई ऑब्स्टकल नहीं आना चाहिए। तो इसके नाते जो अर्थ है, अगर मान लीजिए अर्थ पे अगर आप एंटीना देख रहे हो तो अर्थ का अपना एक कर्वेचर है, तो उस कर्वेचर के नाते आपको पता है कि सिंस अर्थ इज़ हैविंग इट्स ओन कर्वेचर, तो उसके नाते एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद तो वो ट्रेवल कर ही नहीं सकता। तो इसलिए कुछ भी होगा, हम कितना भी एंटीना हाइट बना लेंगे, तो स्पेस वेव प्रोपोगेशन की एक लिमिट है। ओके, तो जैसे कि कहाँ यूज़ होता है स्पेस वेव प्रोपोगेशन, जैसे कि आपका जो BTS है, जो मोबाइल फ़ोन के जो टावर हैं और आपका मोबाइल फ़ोन है, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ स्पेस वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, वहीं फिर आता है स्काई वेव प्रोपोगेशन। स्काई वेव प्रोपोगेशन का यूज़ जो होता है बहुत लार्ज डिस्टेंस पे ट्रेवल करने के लिए होता है, जहाँ पर कि हम लाइन ऑफ साइट से नहीं पहुँच सकते, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे हम लोग इसको ट्रेवल करा सकते हैं। मींस ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स, 2000 किलोमीटर्स, 3000 किलोमीटर्स तक की भी डिस्टेंस जो है हम लोग इससे सिग्नल को प्रोपोगेट करा सकते हैं। तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, इसके लिए आपके इन्वायरमेंट में जो अर्थ है उसमें जो अगर हम लोग देखेंगे अपना जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होगा, तो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। ठीक है, उन जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, उन्हीं लेयर्स में एक लेयर है आयनोस्फीयर लेयर। ठीक है ना, तो उस आयनोस्फीयर लेयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर के, तो एटमॉस्फेयर के को अगर हम बनाएं तो एटमॉस्फेयर के सबसे पहले ये अर्थ है। ओके, दिस इज अर्थ। अर्थ के जस्ट ऊपर आता है ट्रोपोस्फेयर, और ये जो ट्रोपोस्फेयर होता है दैट इज़ अराउंड डिस्टेंस ऑफ हाउ मच 15 किलोमीटर की डिस्टेंस तक ये होता है। ठीक है, फिर आता है उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर आता है। स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है लगभग 50 किलोमीटर के डिस्टेंस तक होता है, 50 किलोमीटर। और उसके बाद आता है आयनोस्फेयर। ओके, तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। ओके, तो ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो पोर्शन होता है जहाँ पर कि लगभग 15 किलोमीटर तक की हाइट तक होता है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर में जो परसेंटेज ऑफ गैस जो है मैक्स जो होता है वो लगभग कांस्टेंट होता है, और लगभग सारे के सारे कंपोनेंट ऑफ गैसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, इसमें जैसे जैसे हम लोग हाइट की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग इसमें ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होता जाता है, और जो मिनिमम टेम्परेचर मिलता है वो -65 फ़ारेनहाइट तक ये टेम्परेचर हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक तरीके से
वो ग्रेटर देन यूनिटी होता है, मतलब 1 से ज़्यादा होता है, ठीक। और फिर जो प्रेशर होता है, ठीक, तो एवरेज प्रेशर लगभग 10⁴ मिली बार्स होता है, ठीक। वहीं फिर उसके ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर के जस्ट ऊपर जो आती है रीजन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रीजन ऑफ काम, ठीक। तो स्ट्रेटोस्फीयर जो है एक तरीके से इंटरमिक्सिंग होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो प्रेशर है वो भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करता जाता है, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फीयर की जो हाइट होती है वो अर्थ के सरफेस से 15 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक होती है। फिर उसके बाद जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैट इज़ आयनोस्फीयर। तो आयनोस्फीयर में क्या होता है, आयनोस्फीयर में एक तरीके से फॉर्मेशन ऑफ आयनोस्फीयर को अगर हम लोग देखें तो कैसे बनता है आयनोस्फीयर, ओके। तो आयनोस्फीयर कैसे बनता है, तो आयनोस्फीयर आपका जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि आयनोस्फीयर जो होता है ये आयनाइज होने से बनता है, ठीक है ना। मींस अपर पार्ट ऑफ द अर्थ का एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें क्या होता है कि उसमें सबसे ज़्यादा जो सन का रेडिएशन होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो इसके नाते आयनाइजेशन भी गैसेस का बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ गैसेस वहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव आयंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो ये आयंस जो होते हैं वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आयनोस्फीयर की जो रेंज होती है वो 50 किलोमीटर से स्टार्ट होती है, मींस दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 50 किलोमीटर, और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो लगभग कितनी जाएगी, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर्स। और इसके बाद जो आयनोस्फीयर होता है, यहाँ पर आपका ये जो हो गया ट्रोपोस्फीयर हो गया, फिर आपका स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, और फिर यहाँ पर आ गया आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर जो होता है, आयनोस्फीयर में भी डिफरेंट लेयर्स हम बना सकते हैं। तो आयनोस्फीयर में जो लेयर्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जैसे डी लेयर होती है, नॉर्मल ई लेयर होती है, F1 लेयर होती है, F2 लेयर होती है। तो आयनोस्फीयर जो कि कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, 50 से लेके 400 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग लेयर्स होती हैं, जैसे डी लेयर होती है, ओके। फिर आपका ई लेयर होती है, नॉर्मल ई लेयर। फिर आपका F1 लेयर होती है। फिर आपकी इसके बाद F2 लेयर होती है, ठीक है। और इसके बाद स्पोरेडिक ई लेयर होती है, ठीक। तो ये जो डी लेयर होती है वो डी लेयर जस्ट सबसे लोअर मोस्ट लेयर होती है, ठीक, सबसे लोअर मोस्ट लेयर होती है डी लेयर। और यहाँ पर जो एक तरीके से इसकी जो रेंज होती है वो 50 to 90 किलोमीटर्स तक होती है, 50 to 90 किलोमीटर्स तक होती है, ठीक है। और इसमें जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी होती है, एक तरीके से क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी क्या होती है इसको हम लोग देखेंगे आगे चल करके। और ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक, किस लिए, क्योंकि ये जो है एक तरीके से यही जो है स्काई वेव प्रोपोगेशन के लिए काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट होती है, और यहीं से जो है स्काई वेव प्रोपोगेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी होती है वो 100 किलो हर्ट्ज़ तक होती है, 100 किलो हर्ट्ज़ तक होती है। अब क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी क्या होती है इसको देखेंगे। उसी तरीके से ये जो नॉर्मल ई लेयर होती है वो 90 to 140 किलोमीटर्स होती है। ये डेटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी होती है वो 3 to 5 मेगाहर्ट्ज़ होती है, ठीक है। ई लेयर में जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी होती है वो 3 to 5 मेगाहर्ट्ज़ होती है, और मैक्सिमम जो डेंसिटी यहाँ पर पहुँचती है, मैक्सिमम डेंसिटी 110 किलोमीटर पर पहुँच जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद होती है स्पोरेडिक ई लेयर, ठीक है। एक तरीके से क्लाउड फॉर्म होता है, ठीक। तो जहाँ पर की जो डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो 10 टाइम्स हायर होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर समय प्रेजेंट रहे, ठीक है ना, चलो हो सकता है कि ये ना भी प्रेजेंट रहे। फिर F1 लेयर होती है, F1 लेयर जो होती है वो 150 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक होती है। और यहाँ पर जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी होती है वो और ज़्यादा हाई होती है, मीन्स 5 to 7 मेगाहर्ट्ज़ तक का अगर हमें सिग्नल प्रोपोगेट करना है तो इस पर्टिकुलर लेयर पे हम लोग आएंगे। और फिर उसके बाद आता है आपका F2 लेयर।
तो F2 लेयर में क्या होता है, F2 लेयर में एक तरीके से आपकी जो हाइट होती है वो 250 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर्स तक होती है, ठीक है। और जो डेंसिटी होती है वो, और यहाँ पर जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी होती है वो 5 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के 12 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है, ठीक है। इसके बारे में जो डिटेल्ड नोट्स है मैं क्लासरूम में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एंटीना पर मेरी एक बुक आती है, उसमें जो है ये चैप्टर बहुत डिटेल में कवर किया गया है, मैं उसका जो PDF है वो आपको सेंड कर दूंगा, ठीक। तो फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कि किस तरीके से यहाँ पर जो वेव होती है वो प्रोपोगेट करती है, और किस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो वेव जो है वो ट्रेवल करेगी, और किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो मतलब आयनोस्फीयर से कैसे वो रिटर्न होगी, ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, एक तरीके से अगर हम लोग ये देखें कि ये है, ठीक है, और एक तरीके से अलग अलग मीडियम है, ठीक है ना, मीडियम 1 है, और ऐसे ही यहाँ पर है मीडियम 2 है, ठीक है, ये मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n that is directly proportional to under root of epsilon, ठीक है, that refractive index n is directly proportional to under root of epsilon. So value of epsilon will vary and this will result change in what n, ओके। सो अगर हम लोग इसका मान रहे हैं कि यहाँ पर n1 है और यहाँ पर क्या है n2 है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोग ये मानते हैं कि ये डेंसर मीडियम है, इट इज़ अ डेंसर मीडियम, और ये कैसा मीडियम है, दैट इज़ अ रेयरर मीडियम, ठीक है ना, ये डेंसर मीडियम है और रेयरर मीडियम है। तो अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगा तो ये थीटा की वैल्यू क्या करेगी, थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी एक तरीके से, इस तरीके से मीन्स अगर हम लोग θ1 देख रहे हैं और θ2 देख रहे हैं, तो जब डेंसर मीडियम से वेव जो है वो रेयरर मीडियम की तरफ जाती है तो θ2 विल बी मोर देन θ1, ठीक है, θ2 की वैल्यू जो होगी वो θ1 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जब θ2 की वैल्यू यहाँ पर θ1 से ज़्यादा होगी तो इस चीज़ को समझते हुए अगर हम लोग यहाँ पर इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन को करेंगे तो यहाँ पर हम अगर, चूँकि अब थ्योरेटिकल एग्ज़ाम नहीं है तो मैं डायरेक्टली फार्मूले पर आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिलेटिव एप्सिलॉन r जो डिफाइन होता है दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 81n डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर, 81n डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर, ठीक है। इसका डेरिवेशन कैसे आता है अगर आप कहेंगे तो मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से एप्सिलॉन r दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 81n डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर। सो व्हाट इज n हियर, n इज इलेक्ट्रॉन्स per cube meter, so electron per meter cube. So how many electrons per meter cube is here, that will define epsilon r, okay. So what will be n, since n is n जो है that is equal to under root of epsilon r, हम लोग कहें तो n is approximately डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, इक्वलिटी निकाल दिया तो इस तरीके से आ जाएगा। सो n विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 81n डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर, 1 माइनस 81n डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर। सो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे, खासकर से आयनाइजेशन लेयर में जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कैपिटल एन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करती जाती है। जब ये कैपिटल एन की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाती है तो कैपिटल एन की वैल्यू इंक्रीज़ करने के नाते ये वैल्यू ऑल्सो इंक्रीज़ करती है और स्मॉल एन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डिक्रीज़ करने लगता है, ओके। तो एक तरीके से जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज़ करने लगेगा तो आपको क्या लगेगा, आपको ये लगेगा कि आप जैसे जैसे यहाँ पर प्रोपोगेट कर रहे हो, जैसे आपने आयनोस्फीयर में एंटर किया, ठीक है, आप डी लेयर में आए, फिर उसके बाद ई लेयर आएगी, फिर उसके बाद आपकी F1 लेयर आएगी और फिर आपकी F2 लेयर आएगी,
ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे, ठीक है, एक समय ऐसा आएगा, आप जैसे यहाँ पर आए, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली हर 1 किलोमीटर पे वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो अगर आपने एक तरीके से वेव को इस तरीके से यहाँ से लॉन्च किया, इस सेंटर से आपने यहाँ पर लॉन्च किया, तो जैसे ये गया फिर ये इस तरीके से फिर थोड़ा सा और, चूँकि आपको बताया कि रेयरर मीडियम में जाएगा, फिर ये थोड़ा सा और इस तरीके से होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि क्रिटिकल एंगल को अचीव कर लेगा। और वो क्रिटिकल एंगल वो होता है जिस पर कि एक तरीके से जो सिग्नल है वो रिफ्रैक्ट ना होकर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो सिग्नल रिफ्लेक्ट ना होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो फिर वापस फिर वो उस तरीके से जो डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करना शुरू करेगा, तो फिर वो रेयरर से डेंसर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो इस तरीके से जैसे जिस प्रोसेस से रेयरर से डेंसर की तरफ, डेंसर से रेयरर की तरफ जाने के नाते ये जो धीरे धीरे एंगल फॉर्म हुआ है और एक कर्वेचर फॉर्म हुआ है, फिर वही कर्वेचर उल्टे डायरेक्शन में भी यहाँ पर फॉर्म होगा, और एक तरीके से इस तरीके से आप देखोगे कि फिर ये जो वेव है वो इसको क्रॉस न करते हुए, दैट वेव विलंट क्रॉस दिस, ओके, विल कम बैक टू द अर्थ। सो आयनोस्फीयर एक तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आयनोस्फीयर के मदद से ही हम ये पॉसिबल कर पाए कि स्काई वेव प्रोपोगेशन पॉसिबल हो पाया, और बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग ये कम्युनिकेशन कर पाए, ठीक है। अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं था कि हम लोग इतने बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये कम्युनिकेशन कर पाते, ठीक है, बिकॉज एक पर्टिकुलर एंगल आता है, दैट विल बी कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। आफ्टर दैट क्रिटिकल एंगल जो भी आपका रेडिएशन में होगा, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, वो डायरेक्टली जो उसमें 90 डिग्री के एंगल पर आ जाएगी, और जब 90 डिग्री के एंगल पर आ जाएगी तो फिर उसके बाद फिर वो रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ मूव करना शुरू करेगी। तो इस तरीके से ये जो वेव है ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में आनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है मैकेनिज्म आ गई होगी समझ में। अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए। कोई डाउट है किसी को? तो क्यों अलग अलग लेयर्स हम लोगों ने डिफाइन किया, ये भी आया होगा समझ में। क्योंकि हर जगह एन की वैल्यू डिफरेंट है। वी आर हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपिटल एन, ओके। So for different value of capital N, all of these layers will have a different range of refractive index. So depending upon this, okay, we have defined these different layers. बात आई समझ में? Okay. तो इस तरीके से अगर हम लोग फार्मूले को फिर देखें तो n इज इक्वल्स टू क्या आया था? n इज इक्वल्स टू आया था 1 माइनस 81n डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 1/2। ओके, तो आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एक तरीके से स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपोगेट करती है। अगर हम लोग यहाँ पर फेज वेलोसिटी निकालना चाहें और ग्रुप वेलोसिटी निकालना चाहें तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि ये जो वेव है उसकी फेज वेलोसिटी क्या होगी और उसकी ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। उससे पहले अगर हम लोग थोड़ा सा इस इक्वेशन को एनालाइज करने की कोशिश करें तो क्या n की वैल्यू, यहाँ पर n की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है? क्या n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है? नहीं, ठीक है ना। ये तभी पॉसिबल है भाई जब ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए। तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी भी नेगेटिव नहीं होगी और ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये भी नेगेटिव नहीं होगा। सो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो कौन सी कंडीशन है जब यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा? n इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू 0 वो तभी होगा जब आपका 81n डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर that will be equals to how much? That will be equals to 1, ठीक है। तो जब ये कंडीशन आ जाती है तो ये किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा? तो ये रिप्रेजेंट करने लगेगा एक तरीके से n इज इक्वल्स टू 0 को, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू 0 होने पर क्या होता है? तो n इज इक्वल्स टू 0 होने पर देखिए साइन फाई दैट इज इक्वल्स टू n साइन फाई नॉट। तो ये साइन फाई क्या होगा? साइन फाई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल्स टू फाई नॉट, और ये साइन फाई मतलब इसके बाद वाला जो एंगल है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई फाई, ओके। तो इस तरीके से होगा, ठीक। तो
तो अब हम लोग ये बात करें कि ऐसी कौन सी फ्रिक्वेंसी होगी, ऐसी कौन सी फ्रिक्वेंसी होगी, तो अगर यहाँ पर n इज इक्वल्स टू हम लोग 0 पुट कर रहे हैं, सो फॉर n इज इक्वल्स टू 0 दिस साइन फाई विल बिकम 0. सो व्हेन दिस वैल्यू विल बिकम 0, व्हेन दिस फाई इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री. तो दो ही चीज़ें हैं. तो ये कब पॉसिबल होगा? इसका मतलब ये है कि जब एक तरीके से हमने यहाँ पर वेव दिया, ठीक है ना, वेव दिया और वो वेव क्रॉस ओवर कर गया, मीन्स दैट विल क्रॉस ओवर, ठीक, वो क्रॉस कर जाएगा, ठीक, दैट विल नॉट टिल्ट, एक तरीके से क्रॉस कर जाएगा. तो एक तरीके से जब ये क्रॉस कर जाएगा तो ये n इज इक्वल्स टू 0 वाला जो कंडीशन है, n इज इक्वल्स टू 0 वाला जो कंडीशन है वो हमें क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी की डिफिनीशन की तरफ ले जाता है. ओके, सो n इज इक्वल्स टू 0 वाला जो है डिफिनीशन वो हमें क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी देता है. तो मतलब क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी क्या होता है? सो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी इज दैट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, फॉर विच द वेव विल नॉट टर्न बैक. मतलब वो फ्रिक्वेंसी जिस पे कि वेव जो है वो टर्न बैक नहीं करेगी, ठीक है ना. क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी इज दैट मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना, जिस पर कि स्काई वेव प्रोपोगेशन जो होगा नहीं होगा, ठीक है ना, और वो एक तरीके से या तो उसको क्रॉस कर जाएगा या तो फिर वो क्या कर जाएगा, वो वापस आ जाएगा, ठीक है ना, दैट विल कम बैक. दैट मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी दैट इज रिटर्न बैक फ्रॉम आयनोस्फीयर ऑन द वर्टिकल इंसिडेंस, ठीक है ना, जो कि वर्टिकल इंसिडेंट करने पर हमें क्या हो जाएगा, वो पूरी की पूरी तरीके से हमें वापस मिल जाएगा. ठीक, तो n इक्वल्स टू 0 पर हमें ये मिलता है. ठीक है, तो n इक्वल्स टू 0 पर अगर हमें ये मिलता है तो n इक्वल्स टू 0 करने n इक्वल्स टू 0 करने के लिए अगर हम लोग इस फार्मूले में रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा. तो n इक्वल्स टू 0 करने पर ये क्या हो जाएगा, दिस f विल बी कन्वर्टेड इनटू द fc. सो व्हाट विल बिकम fc? fc विल बिकम 9 अंडर रूट ऑफ कैपिटल N. ओके, सो 9 अंडर रूट ऑफ कैपिटल N. तो n की वैल्यू जो होगी, n की वैल्यू जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर ई लेयर में डिफाइन करें तो n की वैल्यू होती है 0.111 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इस तरीके से एफ सी इज इक्वल्स टू आ जाएगा. एफ सी इज इक्वल्स टू आप इसको पुट करोगे 9 अंडर रूट ऑफ 0.111 इंटू 10⁻12. सो दिस विल रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10⁻6 मीन्स 3 मेगाहर्ट्ज़. ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि ये क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी मीन्स वो फ्रिक्वेंसी जिस पे कि क्या होगा कि एक तरीके से आपका रिफ्लेक्शन जो है वो हो जाएगा. ठीक है, सो दिस विल बी कॉल्ड क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी. ओके, तो ये बहुत ही क्लियर होने की ज़रूरत है कि ये कभी भी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता है. ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू जो होती है वो उससे और आगे की हो सकती है. ठीक, तो जो मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी है वो उससे और आगे की हो सकती है. तो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी का जो फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया, क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी का हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया एफ सी इज इक्वल्स टू 9 अंडर रूट ऑफ एन. ठीक है, एफ सी इज इक्वल्स टू 9 अंडर रूट ऑफ एन. ओके, तो ये कब की कंडीशन पे आया, ये n इज इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन पर आया. ठीक है, n इज इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन पे हम कैसे अचीव कर रहे थे, अगर हम लोग कह रहे थे कि n साइन फाई दैट इज इक्वल्स टू साइन फाई नॉट, n साइन फाई दैट इज इक्वल्स टू साइन फाई नॉट. तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा है कि ये साइन फाई नॉट मीन्स साइन फाई नॉट ये जो होगा एक तरीके से कोई भी जिस तरीके से ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा. तो या तो ये 0 डिग्री हो जाएगा मीन्स इसी एंगल पर हो जाएगा, या तो ये वापस रिटर्न बैक हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से जब हमें डिफाइन करना था तो ही ये वैल्यू जो है वो 0 को टेंड करेगी. ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू जब आपका साइन फाई नॉट जो है एक तरीके से साइन फाई नॉट की वैल्यू 0 थी ही. ठीक है, तो ये तभी ये 0 को इक्वेट करेगी. तो इस तरीके से यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी. ओके, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट वर्टिकल इंसिडेंस पे अगर हम लोग वर्टिकली कोई भी वेव इंसिडेंट करा रहे हैं तो साइन फाई नॉट की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. ठीक है, तो एक तरीके से अगर हम लोग क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन को डिफाइन करें तो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन इस तरीके से हो सकता है कि वो फ्रिक्वेंसी जो कि वर्टिकल इंसिडेंस पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, वो फ्रिक्वेंसी जो कि वर्टिकल इंसिडेंट पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, दैट विल बी कॉल्ड क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी. तो इस तरीके से क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी वर्टिकल इंसिडेंट के लिए डिफाइन होती है.
ठीक है। और ये कभी भी मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी जो होती है एफ ऑफ एम यू एफ, मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी, और मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी जो होती है दैट इज़ ऑलवेज मोर देन क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, ये हमेशा क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक। तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी मतलब कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो मान लीजिए किसी भी एंगल पर आपने डाला, ठीक है ना, आप वर्टिकल इंसिडेंट नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी एंगल पर डाल रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर फाई आई वाले एंगल पर आपने डाला, और ये देखिए ये एंगल आपने ये बताया कि भाई ये कौन सा एंगल हो गया, तो यहाँ पर मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी की हम लोग जो यूज़ कर सकें, तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी मतलब हम लोग का ये यूज़ करने के लिए क्या होना चाहिए, रिटर्न बैक होना चाहिए। तो रिटर्न बैक होने के लिए क्या होना चाहिए कि भाई ये वापस जो है एक तरीके से पूरी तरीके से 90 डिग्री के एंगल पर आए, ठीक है, तभी तो ये वापस फिर अगर वापस आगे की जब रेयर मीडियम पाएगा तो फिर ये वापस रिटर्न बैक होगा। तो इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल मिले, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर फिर से देखें तो साइन फाई दैट इज इक्वल्स टू साइन फाई इज इक्वल्स टू एन साइन फाई, एन साइन फाई, तो एक तरीके से साइन फाई आई दैट इज इक्वल्स टू एन साइन फाई। सो एन साइन फाई दिस फाई विल बी 90 डिग्री, ठीक है। फॉर मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी दिस फाई विल बी 90 डिग्री। सो एन विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, एन विल बी साइन फाई आई, ओके। सो इस तरीके से साइन फाई आई हो गया। तो एन की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कि एन की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी। एन की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है, कितनी डिफाइन कर रखी है, 1 माइनस 81 एन डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन फाई आई, ओके। तो इस तरीके से अगर अब हम लोग यहाँ से मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी को जज करना चाहते हैं, एम यू एफ को जज करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इसे हम लोग इसे भी हम लोगों ने मैक्सिमम कर दिया, ठीक है। तो जब हम लोग मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी को जज करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर इसे एफ ऑफ एम यू एफ कर दिए, ठीक है। तो एफ ऑफ एम यू एफ कर दिए तो बताइए क्या आ जाएगा, 81 एन डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एम यू एफ का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई आई। सो what will be sin square phi I, what will be sin square phi I, that is equals to cos square phi I. So 81n max divided by f of MUF का whole square that is equals to cos square phi I, okay। so ये cos square phi I हो गया, ठीक है। तो f of MUF क्या आ जाएगा बताइए, f of MUF that will be equals to एफ सी इंटू एफ सी बाई कॉस फाई। तो कॉस फाई को आप क्या लिख सकते हैं, सेक फाई आई लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एफ ऑफ एम यू एफ दैट इज़ मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी जो कि यूज़ की जा सकती है वो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी इंटू सेक फाई आई होगी। और किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो सेक फाई आई की वैल्यू 0 to 90 डिग्री के लिए ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। तो इस तरीके से आपको पता है कि एफ ऑफ एम यू एफ की जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा ही आएगी, ठीक है। फिर आती है what will be f of LUF, that is lowest usable frequency. So lowest usable frequency will be that particular frequency, lowest usable frequency will be that particular frequency for which electromagnetic wave will get absorbed in the ionosphere. मतलब वो आगे प्रोपोगेट ही नहीं करेगा, वो जाकर के आयनोस्फीयर में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी फ्रिक्वेंसी होगी दैट विल बी कॉल्ड एफ ऑफ LUF। तो इस तरीके से अभी तक के स्काई वेव प्रोपोगेशन में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे हम लोग किस किस तरीके से आपकी जो एटमॉस्फेयर के बाहर लेयर होती हैं, ट्रेटोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर आपका आयनोस्फेयर होता है, और आयनोस्फेयर में अलग अलग डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जैसे डी लेयर, ई लेयर, स्पोरेडिक डी ई लेयर, फिर F1 लेयर, F2 लेयर, और हर एक का अपना अपना अलग कंसनट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग कंसनट्रेशन होता है। और हम लोगों ने देखा कि स्मॉल n इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 81 n डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर, ये जो फार्मूला है उसमें कैपिटल N जो है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे हम लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया कि और n जो होता है वो एप्सिलॉन अंडर जो एप्सिलॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि जैसे जैसे हम लोग n की वैल्यू बढ़ाएंगे, कैपिटल N की वैल्यू बढ़ाएंगे, स्मॉल n की वैल्यू घटेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे कैपिटल N की वैल्यू बढ़ेगी और स्मॉल n की वैल्यू घटेगी। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा जो वेव के लिए जो मीडियम होता है वो डेंसर से रेयरर होता जाता है। तो इस तरीके से वेव जो है वो ट्रेवल करती है, ठीक है, और वो एक तरीके से रिटर्न बैक हो जाती है।
ठीक, फिर हम लोगों ने देखा क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी क्या होती है। क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी जो होती है वो n=0 पुट करने पर आती है और ये वर्टिकल इंसिडेंस के लिए डिफाइन होती है। ठीक है, और फिर हम लोगों ने देखा कि एफ ऑफ MUF क्या होता है, दैट इज़ मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक है, सो मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ कंडीशन कि भाई सर अभी तक जो हम लोग ने डिस्कस किया उसमें यही था कि n = √1 - 81n डिवाइडेड बाई f²। तो हम लोगों ने कहा कि भैया n की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 तो हो नहीं सकती। अच्छा, अगर हम लोग ये कहें कि ये वैल्यू जो है एक तो भाई 1 के इक्वल हो जाए, ठीक है ना, 1 से कम रहेगी तो क्या होगा, 1 से कम रहेगी तब तो स्मॉल n की कोई वैल्यू आएगी ही आएगी। ठीक है, तो और फिर हम लोगों ने देखा किस तरीके से, तो अगर मान लीजिए क्या होता है कि अगर यहाँ पर ये जो वैल्यू है 81n डिवाइडेड बाई f², अगर ये 1 से बड़ी हो जाए तो क्या होगा, इफ़ इट इज़ मोर देन 1 then what will happen? So definitely if it is more than 1, so this value will come into imaginary, this value will become imaginary। तो ये तो imaginary तो हो नहीं सकती, ठीक है ना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि इमेजिनरी हो। तो जब ये इमेजिनरी नहीं हो सकती है तो समझने की बात ये है कि इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 81n that will be greater than f², so f will be, if f will be less than 9√n, अगर ऐसा है f is मतलब अगर कोई भी जो फ्रिक्वेंसी हम अप्लाई कर रहे हैं अगर वो इससे कम है, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से कम है, तो इसमें प्रोपोगेशन नहीं हो पाएगा, वहाँ पर एटेन्यूएशन स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स नो वेव विल प्रोपोगेट। तो प्रोपोगेट करने के लिए सबसे पहले तो भैया ये वैल्यू जो है f की, ठीक है ना, वो इससे बड़ी ही होनी चाहिए, ठीक है ना, या तो फिर इसके इक्वल हो। ठीक, तो मतलब ये है कि हम लोगों ने देखा कि अगर यहाँ पर f की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 9√n होगी तो कोई भी प्रोपोगेशन नहीं होगा। f = 9√n होगा तो वर्टिकल इंसिडेंस के साथ हम लोग जो है प्रोपोगेशन कर सकते हैं, रिटर्न हो सकता है। इसका मतलब ये जो होगा ये क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी को डिफाइन करता है, और f ऑफ MUF जो होता है, जो मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी होता है, वो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी इंटू sec phi i से डिफाइन होता है, ठीक है ना। और f ऑफ LUF जो होता है वो लोएस्ट यूजेबल फ्रिक्वेंसी जो होता है वो डिफाइन होता है उस तरीके से कि भैया ऐसा ना हो कि वेव जो है वो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी जिस पर कि वेव जो है उसकी पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर आती है ऑप्टिमम फ्रिक्वेंसी। ओके, तो कभी भी जो ट्रांसमिशन होता है वो कभी भी हम लोग मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट करके नहीं करते हैं। तो क्यों मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट करके नहीं करते हैं, इसका रीज़न है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर में जो सन के रेडिएशंस हैं उसके नाते या फिर जो एटमॉस्फेरिक चेंजेज हैं उसके नाते लगातार जो है वो एटमॉस्फेयर में चेंजेज आते रहते हैं, ठीक है ना। मतलब एटमॉस्फेयर में डिफरेंट पैरामीटर्स जो है वो लगातार बदलते रहेंगे। तो जब लगातार बदलते रहेंगे तो ये सेफ़ नहीं है कि हम f ऑफ MUF पर ट्रांसमिशन करें। तो बेटर क्या होता है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि हमने कोई बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी ले ली, ठीक है ना, और वो हाई फ्रिक्वेंसी पेनिट्रेट करते करते जो है आयनोस्फीयर को पार कर गई, और अगर वो आयनोस्फीयर को पार कर जाएगी दैट विल क्रॉस आयनोस्फीयर, तो फिर वो वेव लॉस्ट हो जाएगी, फिर वो वेव हमें वापस नहीं मिलेगी। बिकॉज देखिए आपके पास ये आयनोस्फीयर ही है, यू हैव ओनली दिस आयनोस्फीयर कि भाई आप इसको जो है आपने टिल्ट कराना शुरू किया और ऐसा क्यों हुआ कि आयनोस्फीयर ख़त्म हो गया, तो फिर ये अपना वेव ट्रेवल कर जाएगी, ठीक है ना। मतलब आयनोस्फीयर के अंदर ही आपको इसको जो है वापस रिटर्न बैक करा लेना है, रिफ्लेक्ट बैक करा लेना है, ठीक है। तो ऑप्टिमम फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ऑप्टिमम फ्रिक्वेंसी जो होती है वो f ऑफ LUF से हम लोग कुछ नीचे रखते हैं, f ऑफ LUF से हम लोग MUF से थोड़ा सा नीचे रखते हैं ताकि मैक्सिमम यूजुअल फ्रिक्वेंसी से कुछ नीचे पर यहाँ पर जो भी रहे वो आपका काम हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रिलेशनशिप है आपका डिफाइन होता है किसके बीच में, f ऑफ LUF के बीच में, f ऑफ MUF FC के बीच में, और फिर बाकी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि वर्चुअल हाइट क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल हाइट। तो देखिए आपके दो एंटीनाज हैं यहाँ पर, आपके दो एंटीनाज, ठीक है ना, एक यहाँ पर है
और एक यहाँ पर है, ठीक है। अब आपने कहा कि भाई यहाँ पर आपका आयनोस्फीयर शुरू हो गया है, ठीक है ना, और ये है, ठीक है ना, यहाँ तक हो रहा है। तो अगर आपका यहाँ पर वेव इंसिडेंट किया और ऐसा हुआ कि फिर यहाँ से बाद जो है ये फिर वापस ये जो है इस तरीके से, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि ये रिफ्लेक्ट बैक कहाँ से हुआ है। आपको ये लगेगा कि सर ये रिफ्लेक्ट बैक तो ऐसा है कि ये स्ट्रेट ही जा रहा होगा, ये तो ऐसे स्ट्रेट जा रहा होगा, यहाँ से ऐसे ये जा रहा होगा, एक तरीके से ऐसे स्ट्रेट जा रहा होगा, यहाँ से ये स्ट्रेट गया होगा, ऐसे यहाँ पर भी स्ट्रेट गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से गया होगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्चुअल हाइट ये है आपकी, लेकिन वर्चुअल हाइट आपको जो दिखेगी दैट इज़ विल बी दिस, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पाथ है, ठीक है ना, और ये आपका वर्चुअल पाथ है, ठीक। तो ये आपका एक्चुअल पाथ है और ये आपका वर्चुअल पाथ है। तो इस तरीके से जो हाइट एक्चुअल में होती है, तो वो जो होती है, जो हमें वर्चुअली दिख रही होती है हाइट, उससे कुछ कम होती है। तो हमें जो लगेगा अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हम तो आयनोस्फीयर में घुस करके देखेंगे नहीं, हम तो इसी तरीके से एंगल्स कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। तो ये जो h होगा और ये जो h डैश होगा, तो हम ये देखेंगे कि वर्चुअल हाइट जो एक्चुअल हाइट है वो कम हो रही है, ठीक है ना, एक्चुअल हाइट इज़ लेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर जो एक्चुअल हाइट है दैट इज़ h डैश दैट इज़ लेस देन h दैट इज़ वर्चुअल हाइट, ओके। तो एक्चुअल हाइट देखिए कैसे डिफाइन होगा। एक्चुअल हाइट जो डिफ़ाइन होगा उसको डिफ़ाइन करने के लिए क्या होता है भाई कि हम लोग एक तरीके से शॉर्ट पल्स को भेजा जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। वी कैन सेंड अ शॉर्ट पल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और शॉर्ट पल्स को जो हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में भेजते हैं, और अगर हम लोग देखते हैं कि वो कैपिटल T सेकेंड के बाद वापस आ रहा है, इफ़ इट इज़ कमिंग बैक इन कैपिटल T सेकेंड्स, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक बार वो ऊपर की तरफ गया फिर वापस आया, तो वेव किसके ट्रेवल स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? c के स्पीड से। तो c/2 इज इक्वल्स टू ये क्या दे देगा h, मतलब दैट t विल बी, अगर हम लोग एक शॉर्ट पल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं और वो कैपिटल T सेकंड बाद वापस आ रहा है, चूँकि जो रेडिएशन जो प्रोपोगेट करता है वो आपके किस स्पीड से प्रोपोगेट करता है, दैट विल प्रोपोगेट विद द स्पीड ऑफ लाइट। सो दिस विल बी Ct divided by 2, that will give us what? That will give us actual virtual height, okay. So that will give us virtual height. फिर आता है आपका skip distance. So skip distance means वो minimum distance होता है, that is another very important parameter, that is a skip distance. सो स्किप डिस्टेंस क्या होता है? स्किप डिस्टेंस वो अभी तक में कोई डाउट है किसी को? इफ एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? ओके, तो स्किप डिस्टेंस जो है ये दो कंडीशंस में डिफाइन किया जाता है। एक तो सबसे पहले कि हम लोग ये मानेंगे कि फ्लैट अर्थ इज फ्लैट। मेरी फर्स्ट कंडीशन इज अर्थ इज फ्लैट, ओके, अर्थ इज फ्लैट, ठीक है। हम लोग ये मानेंगे कि अर्थ फ्लैट है, ठीक। तो अर्थ जब फ्लैट है तो एक तरीके से यहाँ से मान लीजिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज़ ए, ठीक है। और ये आपका आयनोस्फीयर, हम लोगों ने माना कि आयनोस्फीयर का वो पॉइंट जहाँ से कि रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, दैट इज़ बी, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये कहोगे ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, और ये आपकी इधर भी स्ट्रेट लाइन है। तो एक तरीके से ए, बी और सी है, ठीक है ना। दिस इज़ हाइट, दिस हाइट विल बी टर्म्ड एज वर्चुअल हाइट h, ओके, एंड this particular angle will be called angle of incidence. You can say it phi1, okay. हम लोग मानेंगे कि ये परफेक्ट रिफ्लेक्शन है, बिकॉज एक्चुअल में तो वहाँ पर जो प्रोजेक्टेड पाथ होता है वो डिफरेंट तरीके का होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये मानेंगे कि ये परफेक्ट रिफ्लेक्शन है, ओके। तो इस तरीके से आएगा, तो ये हो जाएगा आपका BD, ओके। सो यहाँ पर cos phi1
that will be equals to cos pi 1, that will be equals to how much, that will be BD divided by AB. So what is BD? BD is H, and what is AB? AB will be under root of. So ये डिस्टेंस जो है हम लोगों ने माना स्किप डिस्टेंस. सो व्हाट इज द स्किप डिस्टेंस? स्किप डिस्टेंस इज मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच वेव रिटर्न बैक. ठीक है ना, इट्स कॉल्ड स्किप डिस्टेंस. ठीक है ना. सो एक तरीके से स्किप डिस्टेंस मतलब वो डिस्टेंस जिसपे कि वेव जो है वो वापस अर्थ पर आ जाती है. ठीक, मतलब वो वापस अर्थ पर आ जाएगी, वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो पेनिट्रेट करके एनोस्फेयर को आगे नहीं निकल जाएगी. ठीक है. सो दिस डिस्टेंस विल बी, अगर ये ओवरऑल डी है तो ये जो ए डी है दैट विल बी डी बाई 2. इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 2. बाई 2 का स्क्वायर मीन्स 4. एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4. ओके. तो अब अगर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो हमें मिलेगा cos ऑफ स्क्वायर ऑफ पाई आई दैट विल बी इक्वल्स टू 4 ऑफ एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ऑफ एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ओके. सो इस तरीके से, या फिर यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ फाई आई. सेक स्क्वायर ऑफ फाई आई, आप इसको जस्ट इन्वर्ट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1 प्लस डी बाई 2h का होल स्क्वायर आ जाएगा. ओके. और सेक ऑफ फाई आई को आप एफ ऑफ एम यू एफ और एफ ऑफ एफ आई के टर्म्स में लिख सकते हैं. तो क्या लिख सकते हैं? सेक ऑफ फाई आई को आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एम यू एफ डिवाइडेड बाई एफ सी का होल स्क्वायर. ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई 2h का होल स्क्वायर. ठीक है. तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एम यू एफ. सो इस तरीके से आप, अगर आप एफ ऑफ एम यू एफ के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो एफ ऑफ एम यू एफ को अगर आप स्किप डिस्टेंस के टर्म्स में निकालना चाहते हैं तो एफ ऑफ एम यू एफ भी लिख सकते हैं इस तरीके से. यहाँ पर आप एफ ऑफ एम यू एफ दैट विल बी इक्वल्स टू एफ सी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी बाई 2h का होल स्क्वायर. ओके. डी बाई 2h का होल स्क्वायर. लेकिन अगर आप इसको, अगर आप d के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, सो d विल बी इक्वल्स टू, अगर आप इस इक्वेशन को चेंज करोगे, सो नाउ d विल बी इक्वल्स टू 2h अंडर रूट ऑफ f ऑफ MUF डिवाइडेड बाई FC होल स्क्वायर माइनस 1. ओके. तो इस तरीके से ये जो है ये d को रिप्रेजेंट करने लगेगा. ओके. अब इसी तरीके से अगर हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ को भी इंक्लूड करते हैं तो कर्वेचर ऑफ अर्थ को इंक्लूड करने के बाद जो फार्मूला आता है उसमें जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती हैं. ठीक. और एक तरीके से हमें कर्वेचर ऑफ अर्थ को भी काउंट करके फिर एफ ऑफ एम यू एफ को कैलकुलेट करना पड़ता है. ठीक. इसके अलावा दो तरीके का प्रोपोगेशन और होता है. एक होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे. फिर एक होता है मल्टी हॉप प्रोपोगेशन. तो मल्टी हॉप प्रोपोगेशन में क्या होता है कि मल्टी हॉप प्रोपोगेशन कई तरीके का होता है. ठीक है. तो एक तरीके का ये होता है कि दो हॉप जो है, एक तो अर्थ मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये एक हॉप और दूसरा हॉप ये यहीं पर कन्वर्ट कर ले, मतलब आयनोस्फीयर से वो रिफ्लेक्ट बैक होकर के फिर वापस आ जाए. तो इस तरीके से ये मल्टी हॉप प्रोपोगेशन हो गया. और दूसरा ये है कि वापस वो स्टेशन पर आ रहा है, फिर यहाँ पर रिपीटर एंटीना से फिर से हम लोग इसे ट्रांसमिट करें और फिर यहाँ पर आए. तो इस तरीके से ये जो ट्रांसमिशन होता है, इस ट्रांसमिशन कहलाता है मल्टी हॉप प्रोपोगेशन. ठीक है.
तो मल्टी हॉप प्रोपगेशन जो है वो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तरह तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि पूछा सकता है कि कैलकुलेट मैक्सिमम सिंगल हॉप डिस्टेंस फॉर डी लेयर इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ 10 डिग्री। ठीक है, तो आप इसमें कैलकुलेट करोगे और ये मान लोगे कि जो डी लेयर की हाइट है दैट इज़ 50 to 90, तो 50 to 90 का मिड पॉइंट ले लेंगे दैट इज़ 70। ठीक है, तो 70 ले करके और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास 10 डिग्री है, तो आप डी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे कैसे, डी इज इक्वल्स टू 2h अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर i माइनस 1। ठीक है, फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि कैलकुलेट द स्किप डिस्टेंस फॉर द फ्लैट अर्थ इफ MUF of 10 megahertz and wave is reflected back from the height of 300 km having n value 0.8। तो स्किप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है, आपको f of MUF दिया हुआ है, ठीक है ना, और h दिया हुआ है। तो ये सारे के सारा फार्मूले में आप पुट करके आप फिर कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो इसका मैं नोट्स आपको शेयर करूँगा। ठीक है, आप इसे देखिएगा। तो इस तरीके से स्काई वेव प्रोपोगेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। कल हम लोग स्पेस वेव प्रोपोगेशन और सरफेस वेव प्रोपोगेशन को भी देखेंगे। ठीक है, कोई डाउट है आप लोगों की तरफ से?